हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अब तक 79 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें भोपाल की मध्य विधानसभा सीट भी शामिल है। यहां से बीजेपी ने पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को मैदान में उतारा है। टिकट फाइनल होते ही ध्रुव नारायण सिंह मैदान में जुट गए हैं। प्रदेश की बीजेपी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। बता दें, मध्य विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी, जहां से पहली बार ध्रुव नारायण सिंह विधायक चुने गए थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर न्यूज आवर संवाददाता ने ध्रुव नारायण सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मध्य से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह। 2008 में मध्य विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ और इसके पहले विधायक बने ध्रुव नारायण सिंह। एक बार फिर बीजेपी ने ध्रुव नारायण सिंह पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं, क्यों विश्वास है बीजेपी को मध्य विधानसभा क्षेत्र से ध्रुव नारायण सिंह जी। सर, आपको एक बार फिर से मौका मिला है मध्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का 2008 के बाद। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव पे मैदान पर उतरेंगे? देखिए, चुनाव के मुद्दे तो निर्धारित रहते हैं। चुनाव हमेशा कैंडिडेट अपने काम, अपने व्यवहार, अपनी सेवा के आधार पर लड़ता है, पार्टी के नाम पे लड़ता है, पार्टी के नेता के नाम पे लड़ता है, पार्टी के द्वारा किए गए काम के लड़ता है। तो मुद्दे तो निर्धारित हैं, यही मुद्दे चुनाव में भी हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अभी लिस्ट जारी नहीं हुई, हालांकि माना जा रहा है कि आरिफ मसूदी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कितना टक्कर है, कितनी ये जो सीट है कितनी टक्कर वाली रहने वाली है? देखिए, जहाँ तक इस सीट का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही मेरा टिकट घोषित हुआ, जनता ने मन बना लिया है। और कोई भी चैनल, कोई आप लोग जाके जब जनता में बात करेंगे तो आपको मेरी बात की तस्दीक भी होगी। जरा चुनाव का सवाल तो देखिए, ये तो चुनाव है, जनता चुनाव तक मूड बनाती है वोट देने का, और हर प्रत्याशी अपने लिए वोट मांगता है और जनता के सामने अपना विषय भी रखता है। तो विषय रखा जाएगा, लेकिन जहाँ तक मध्य का सवाल है, ये बात है कि एक्सीडेंटली ये 18 में कांग्रेस में चली गई थी, ये वापस भारतीय जनता पार्टी में आना इस सीट का तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो डबल इंजन का जो विकास है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, शिवराज सरकार जो है और केंद्र में जो मोदी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार से कितना फायदा मध्य प्रदेश को होगा, क्योंकि अभी तक भी डबल इंजन ही सरकार थी। देखिए, डबल इंजन की सरकार से फायदा हो रहा है, इतनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। और अभी लाडली बहना में 1500 रुपये कर दिया और शिवराज जी ने 3000 रुपये करने की घोषणा करी है। सिलेंडर में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में देने की घोषणा की है। कोविड के समय में सबको फ्री वैक्सीनेशन से लेकर फ्री अनाज गल्ला से लेके हर चीज़, और जो गरीब तबका था उनका एक सर्टेन लेवल का बिजली का बिल भी सरकार ने माफ़ किया। तो तब से अगर आप देखें, जब से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के 15 महीने के बाद मध्य प्रदेश सरकार आई, कमलनाथ ने तो सारे कल्याणकारी की योजनाएं बंद कर दी थी उनके समय में। एक भी कल्याणकारी योजना वेलफेयर की नहीं चल रही थी। शिवराज जी ने आके फिर सारी योजनाएं चलाई, जितनी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, या जो प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना है, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, या उज्ज्वला योजना है, या जितना तमाम 50 योजना सारी फिर से चल रही हैं, धरातल पे हैं। और सभी वर्ग के लिए है, गरीब तबके के लिए है, महिलाओं के लिए है, कन्याओं के लिए है, पिछड़ों के लिए है, दलितों के लिए है, सभी के लिए योजनाएं हैं। और ऐसे कोई वर्ग नहीं जिसके लिए सरकार योजना नहीं चला रही है। देखिए, एक बात और निकल कर सामने आती है कि जब दूसरी पार्टियां कुछ फ्री की योजनाएं घोषित करती हैं तो बीजेपी कहती है कि फ्री वीज है। वहीं बीजेपी ने लाडली बहना में 1250, 1000, फिर 1250 और 1500 देने की बात हो रही है, इसके बाद 3000 तक किया जाए। तो क्या फ्री की योजनाएं सिर्फ बीजेपी के लिए निकाली हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं बन जाती हैं और दूसरे के लिए वीज? देखिए, क्या होता है कि किसी कमजोर तबके की मदद करना एक बात है, और पूरे समाज को कोई सुविधा देना, चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है। एक समाज का एक मजबूत वर्ग है, जैसे उनको भी बोले बिजली फ्री, तो फिर वो आता है। लेकिन अगर कोई कमज़ोर तबका है, उसको उठाना है। आज जो हमारी निचले स्तर की महिलाएं हैं, आज उनके पास, उनके हाथ में 4 पैसे होना चाहिए कि वो त्यौहार मना सकें, वो कोई अपना ज़रूरी खर्चा कर सकें, वो अपने पसंद की कोई चीज़ ले सकें। तो इसके लिए अगर किया जाता है तो इसको उस कैटेगरी में नहीं देखना चाहिए। फ्री वीज वो होता है कि जब आप समाज में 1 से लेकर 100 तक सबको बोले सबकी बिजली माफ़,
सबको पानी माफ, या तो ये जो होता है, हम अब जैसे मैं हूं, मुझे जरूरत नहीं फ्री बिजली की, तो मुझे क्यों देना चाहिए सरकार को? तो इस तरह का डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा, मध्य क्षेत्र की बात करें तो 2018 में बीजेपी ने चुनाव हारा, 2013 में बीजेपी चुनाव जीती थी, उसके पहले भी आप भी विधायक रहे थे। तो 2018 का जो आकलन किया गया वो क्यों हारे, ये थोड़ा सा जैसे कम्युनिटीज़ वाइज भी हिसाब लगाया जा रहा है कि कम्युनिटीज़ के हिसाब से भी चुनाव ये चला था पिछली बार का। मुस्लिम बहुल इलाका भी माना जाता है मध्य क्षेत्र का, वो उधर क्षेत्र का 42% मुस्लिम है और ऐसे करके। देखिए 18 में हार के कारण बहुत सारे थे, मैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये बात है कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से रिजल्ट नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन गलतियों को पार्टी ने माना। कहीं ना कहीं क्या होता है कि चुनाव के रिजल्ट का टिकट वितरण भी उसका कारण बनता है, तो शायद 18 में वही एक कारण था मेन। अगर जनता और कार्यकर्ता की आवाज़ पार्टी सुन लेती, जैसे इस बार सुना, तो 18 में भी रिजल्ट वही आता जो 8 और 13 में आया था। देखिए, राजनीति से इतर बात करें तो आपको बेबाकी के लिए जाना जाता है। कोई सवाल होता है, बेबाकी से जवाब देते, कभी कभी आपकी बेबाकी परेशानी का भी सबब बन जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ अनर्गल तो बोलता नहीं, क्योंकि आप सच्चाई जब सामने रखते हैं तो लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है। देखिए, अंत में सच जो है ना, सच ही स्टैंड करता है। और सच कड़वा लग सकता है, सच कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मनी मन सब जानते हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, भले ऊपर से कुछ भी कहें। लेकिन मुझे ऐसी कोई बहुत विशेष परेशानी आई नहीं, क्योंकि मैं जो बोलता हूं तो मैं ये सोच के बोलता हूं कि मेरी बात कटे नहीं। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो वो उसकी तस्दीक हो, इसलिए वो लोग सुनते हैं उसको। देखिए, बीजेपी ने पहली बार टिकट जारी की, उसमें 39 सीट प्रत्याशी घोषित की, उसके बाद फिर 39 और फिर एक सीट घोषित की। तो जो सेकंड जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई, उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, 7 केंद्रीय मंत्री सांसद चुने गए। तो कांग्रेस इस पर आरोप लगाती है कि बीजेपी के पास अब प्रत्याशी नहीं बचे, इसलिए केंद्र से प्रत्याशी बुलाए जा रहे हैं। वो क्या दूसरी पार्टी के हैं, बीजेपी के नहीं है क्या? वो बीजेपी के ही नेता कार्यकर्ता है साहब। ये पार्टी तय करेगी उनका रोल कब दिल्ली में है, कब भोपाल में है, कब उन्हें लोकसभा लड़ना, कब विधानसभा लड़ना। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि लोकसभा सांसद विधानसभा लड़ रहा है या विधानसभा का विधायक लोकसभा लड़े। तो पार्टी अपनी सुविधा से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले करती है। इसके लिए बीजेपी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक और सवाल है कि महिला आरक्षण बिल जो 33% पास हुआ, 33% में 50% की मांग चल रही कि ओबीसी जो महिलाएं हैं उनको दिया जाए। उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि मोदी सरकार को ऐसा करना पड़ेगा कि 50% ओबीसी आरक्षण हो। तो क्या ये पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत कलह है? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कभी पार्टी लाइन के बाहर नहीं जाता। अगर पार्टी ने जो बिल लाया, मैं उस बिल के साथ, पार्टी ने जिस रूप में लाया मैं उस रूप में उसके साथ। उसके बाहर, उससे अलग मेरी कोई व्यूज़ नहीं होंगे। अगर वो व्यूज़ होंगे तो वो मेरे अंदर ही रहेंगे। मैं जनता में वही बोलूँगा जो पार्टी ने तय किया है। और जो भी पार्टी के नेता उस के बाहर जा रहे हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि वो सब पार्टी द्वारा निर्धारित मापदंड पैमानों पे ही रहें, उसके बाहर न जाएं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दें कि महिला बिल जो 20 साल से अटका था वो लाई, तो जो लोगों के लिए एक सपना बन गया तो सपना पूरा तो किया, इसका धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो कमी कसर निकालना तो बड़ा आसान है, इस दुनिया में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी। जन आशीर्वाद यात्रा का अनौपचारिक तौर पर 25 सितंबर को पीएम मोदी ने भाषण के साथ, संबोधन के साथ समाप्त किया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर जो बातें कही वो नारी महिलाओं के लिए कही। क्या इस बार 50% जो आंकड़ा महिलाओं का है वो 150 की सीट पार करा पाएगा? देखिए, पार्टी का लक्ष्य तो है ही है 150 पार, और मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की। करीब 1 घंटे का उनका भाषण था और उन्होंने सारे विषयों को छुआ, महिलाओं के विषयों को विशेष तौर पे छुआ। तो पार्टी जो काम कर रही है उसमें 150 पार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम उम्मीद भी करते हैं सरकार तो बनेगी, लेकिन अच्छी संख्या से बनेगी और कंफर्टेबली बनेगी।
इस बार मोदी जी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। शिवराज सरकार की तारीफ कम दिखी। मोदी सरकार ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस को बोला गया कि अर्बन नक्सली चला रहे हैं कांग्रेस को। ये कितना सही है? कांग्रेस की जो कांग्रेस का महिला बिल जो आया है, महिला बिल के लिए भी कांग्रेस पर निशाना साधा कि जो महिलाओं का इन्होंने समर्थन किया आरक्षण बिल का, वो मजबूरी में किया। तो क्या ये महिलाओं के लिए जो ये बिल लेकर आए, उस पर इन्होंने एक भी और बात बोली कि आप किसी के बहकावे में ना आए। तो बहकावे शब्द का कोई मतलब निकला क्या? देखिए, जब कोई अच्छा काम होता है, जैसे कश्मीर वाला जब बिल आया 370 और 35 से ख़त्म किया, तब भी लोगों ने बहकाने की कोशिश की। अंत में क्या हुआ कि लोगों ने उसको स्वीकार किया। आज कश्मीर अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है। और जहाँ तक ये महिला बिल का सवाल है, चूंकि इसका यश बीजेपी को मिलने वाला है, तो लोग इसके बारे में भ्रांतियां फैलाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कॉशन दिया कि भाई लोगों के बहकावे में ना आए। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस तो दोगले चरित्र ही रही है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहती रही कि ये कम्युनल पार्टी है, और केरल में मुस्लिम लीग से समझौता करती रही। अभी यहाँ इनके नेता सुंदरकांड करा रहे हैं, रामचरितमानस करा रहे हैं, भगवा पोत रहे हैं, और उधर सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं उनके नेता, जो कोविड बता रहे हैं, जो डेंगू बता रहे हैं सनातन को, या जो क्या क्या बीमारियां बता रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, मंच शेयर कर रहे हैं, उनके साथ सीट शेयर कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो दोगले चरित्र के लोग हैं। इनको तो सत्ता चाहिए किसी भी तरीके से। ये इनके लिए कोई सिद्धांत या कोई मत थोड़ी है। इनका मत एक ही है, सत्ता। और सत्ता नहीं पा रहे तो भड़बड़ा रहे हैं। तो ये वो हो गए हैं दिशाहीन। और दिशाहीन जो होता वही तो नक्सली होता है। नक्सली क्या होते हैं? जो नक्सली होते हैं, जो नक्सली एरिया में, उनसे पूछो तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उनको खुद नहीं मालूम। मतलब नक्सली हैं, उनका मिशन क्या, उनको प्राप्त क्या करना, उनको ये भी नहीं मालूम। तो ऐसी कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी दिशाहीन हो चुकी है, और कांग्रेस को खुद ही नहीं मालूम वो किस रास्ते पे जा रही है। तो अगर उनको नक्सली, अर्बन नक्सली बोला तो क्या गलत बोला? मैं तो उनकी बात की तस्दीक करता हूँ। ये बात थी स्टालिन की, जो उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने के बाद सनातन धर्म पे बड़ी होती है, बड़ी चर्चाएं चलती हैं, और ये एक विषय बन गया है मध्य प्रदेश में एक बार चुनाव का, क्योंकि कमलनाथ जो है अपने आप को हनुमान भक्त बनाते हैं। उधर कांग्रेस के कुछ जो गठबंधन है, उनको लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। तो क्या गठबंधन से, कांग्रेस का ये भी कहना है कि गठबंधन से बीजेपी डर गई, इसलिए केंद्र के नेताओं को यहाँ बुलाया जा रहा है? नहीं, गठबंधन का जो भी असर होगा वो लोकसभा चुनाव में होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में गठबंधन का कोई असर थोड़ी है। यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस का सीधा चुनाव होता है, इसलिए ये तो बात बेमतलब की कर रहे हैं वो। लेकिन ये है कि गठबंधन जो है, ये एक अजीब सा गठबंधन है, जिसे कहते हैं ना कि बेमेल है, चलेगा नहीं। मोदी जी घमंडिया गठबंधन कहते हैं। हाँ, जो भी है, कोई भी शब्द दे सकते हैं। भानुमति का कुनबा कह सकते हैं, घमंडिया कह सकते हैं, बेमेल कह सकते हैं। एक दूसरे को गाली देने वाले सब एक साथ खड़े हो गए आके। ममता और कांग्रेस खड़े हो गए, लालू और नीतीश खड़े हो गए एक साथ, और कांग्रेस भी उनके साथ जुड़ गई। इधर जो दूसरे ये दल हैं अपने आंध्र प्रदेश में, वो कौन है, वो आंध्र प्रदेश वाले हैं? ओवैसी नहीं, वो जो सीएम है। नहीं, आंध्र प्रदेश का थोड़ी स्टालिन, वो भी YSR रेड्डी, ये सब एक हो गए। अब ये एक दूसरे के विरोधी हैं, सांप और नेवले की स्थिति है। वहां लड़ रहे हैं, यहाँ एक हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। ये गठबंधन पहले दिन से फ्लॉप है, और फ्लॉप ही रहने वाला है। तो मध्य प्रदेश में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? बीजेपी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, और आगे भी लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ ध्रुव नारायण सिंह, मध्य क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि विकास के मुद्दे को जनता कितना एक्सेप्ट करती है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज आवर भोपाल। और हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।